अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 to 17 कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, नर्वस सिस्टम, लर्निंग, रिसर्च मेथड्स, परसेप्शन, सेंसेशन, फ्रस्ट्रेशन, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, उसके अलावा एबनॉर्मल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। लेक्चर्स अटेंड करके किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। करंटली हमने चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया है, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में है। अब क्लिनिकल साइकोलॉजी में 3 पार्ट्स होते हैं, एक साइको डायग्नोस्टिक, सेकंड साइको असेसमेंट या क्लिनिकल असेसमेंट, और लास्ट में हमारे पास आता है साइकोथेरेपी। अब करंटली जो पार्ट हमने स्टार्ट किया है वो साइको डायग्नोसिस का है। किसी भी पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए या ये फाइंड आउट करने के लिए कि उसको कौन से सिम्टम्स हैं, उसके लिए हम हमेशा DSM-5 का क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। इसलिए अब हमने सीक्वेंस वाइज DSM-5 को पढ़ना स्टार्ट किया है। DSM-5 TR के अकॉर्डिंग फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स जो है वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। करंटली हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड लेवल्स क्या होते हैं, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले कैटेगरी में कौन से बच्चे आते हैं, देन अनस्पेसिफाइड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कैटेगरी में कौन से बच्चों को ऐड किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का प्रेवलेंस रेट क्या है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकता है, कोमॉर्बिडिटी क्या होती है। देन इसके अलावा हम लोग इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रेवलेंस रेट। अप्रॉक्सीमेटली 1 से 3% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को फेस करती है। और सेकंड पॉइंट ये है कि ये फीमेल्स की निस्बत मेल्स में ये डिसऑर्डर ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट इज़ डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम इसलिए देखते हैं क्योंकि कुछ डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनके सिमिलर साइंस होते हैं। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस की मदद से हम हेल्प आउट करते हैं, फिगर आउट करते हैं कि हम बच्चे को राइट डिसऑर्डर डायग्नोस कर रहे हैं या फिर इसके साथ कोई और डिसऑर्डर भी हो सकता है। फर्स्ट वन इज़ मेजर एंड माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। अब ये जो है ना, इन डिसऑर्डर्स में हमारी मेमोरी और थिंकिंग अफेक्ट हो रही होती है, ठीक है। अब ये किसी लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग की वजह से हो सकता है, डाउन सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है। अगर कोई हेड इंजरी हुई है तो उसकी वजह से भी हमारी मेमोरी और थिंकिंग अफेक्ट हो सकती है, और अल्ज़ाइमर में भी हमारी मेमोरी एंड थिंकिंग जो है वो अफेक्ट होती है। तो इस वजह से ये इसका भी डायग्नोसिस देखना ज़रूरी होता है, ताकि उसको अच्छे तरीके से डायग्नोस किया जा सके। सेकंड इज़ कम्युनिकेशन एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स। अब इसमें लैंग्वेज और स्पीच जो है वो डिले हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें जर्नल इंटेलिजेंस के भी इश्यूज़ हों। नेक्स्ट इज़ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दोनों में सोशल इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जो ASD यानी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है उसमें स्पेसिफिक टाइप के सोशल प्रॉब्लम्स और बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, तो समराइज़ करें तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसलिए देखना ज़रूरी होता है, कहीं ऐसा ना हो कि इश्यू जो है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की बजाय मेजर या माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स के इश्यूज़ हों, या कम्युनिकेशन इश्यूज़ हों, या फिर बच्चे में ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के सिम्पटम्स फॉल कर रहे हों। तो इस वजह से डिफरेंशियल डायग्नोसिस को रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि बच्चे को मिसडायग्नोज़ ना किया जाए। नेक्स्ट इज़ कोमॉर्बिडिटी। कोमॉर्बिडिटी में हम देखते हैं कि बच्चे में सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, या फिर इसके साथ कोई और भी मेंटल डिसऑर्डर्स चल रहे हैं। सेम कंडीशंस जो हैं वो सेरिब्रल पाल्सी में भी होती है, एपिलेप्सी में भी होती है, जो कि 3 to 4 टाइम्स हायर होती है दैन इन जनरल पॉपुलेशन में, ठीक है। उसके अलावा ADHD हो सकता है, डिप्रेसिव एंड बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, एंजाइटी, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर, दैन इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, एंड लास्ट में मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो हो सकता है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के साथ साथ ये डिसऑर्डर्स भी चल रहे हों। नेक्स्ट इज़ कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ ID इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। फर्स्ट वन इज़ प्रीनेटल, सेकंड इज़ पेरीनेटल, थर्ड वन इज़ पोस्टनेटल। प्रीनेटल क्या होता है, बिफोर बर्थ, पेरीनेटल ड्यूरिंग बर्थ, एंड पोस्टनेटल आफ्टर बर्थ, ठीक है।
फर्स्ट पे देखते हैं प्रीनेटल। प्रीनेटल में क्या होता है कि अगर पेरेंट्स को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं तो हो सकता है वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाएँ। देन एक्सीडेंट्स इन पैरेंटल एज, देन मैटरनल इलनेस वॉर्म, ठीक है? कि बच्चे की पैदाइश से पहले-पहले जो इश्यूज़ होते हैं ना, उसकी वजह से भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मदर की पुअर न्यूट्रिशन है, तो वो बच्चे को अफ़ेक्ट करेगी। देन अगर मदर को कोई इन्फेक्शंस वगैरह हैं, तो अफ़ेक्ट करेगा। देन अगर पेरेंट्स में से कोई एक भी ड्रग्स का यूज़ करता है, अल्कोहल लेता है या फिर बहुत ज़्यादा रेडिएशन से एक्सपोज़र करता है, तो उसकी वजह से भी बच्चे की हेल्थ पे इफ़ेक्ट होता है। देन जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं कि अगर पेरेंट्स में से किसी एक में भी कोई डिसऑर्डर है, तो वो चांसेस होते हैं कि वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाए। नेक्स्ट इज़ पेरीनेटल, यानी ड्यूरिंग बर्थ बच्चा जो चीज़ें फ़ेस करता है, वो भी उसके माइंड एंड ब्रेन पे अफ़ेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बर्थ इंजरीज़, लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रीमेच्योर बर्थ एंड लो बर्थ वेट। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन किस तरह से हो सकती है कि जब डिलीवरी हो रही होती है, बच्चे की बर्थ हो रही होती है, तो उस वक़्त रूम का टेम्परेचर का ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल विंटर्स होती हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हीटर का यूज़ किया जाता है। तो उसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाता है, जो एज़ अ रिज़ल्ट जो है वो बच्चे को अफ़ेक्ट करता है। इस वजह से ये छोटी-छोटी चीज़ों का ड्यूरिंग बर्थ भी ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रीमेच्योर बर्थ मीन्स कि अगर बच्चा टाइम पूरा होने से पहले ही पैदा हो जाए, तो उसकी वजह से भी चांसेस होते हैं कि बच्चे में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो है वो हो जाए। नेक्स्ट इज़ पोस्टनेटल, यानी बर्थ के बाद भी बच्चा जो है वो किसी न किसी तरीके से अफ़ेक्ट हो सकता है, जैसे मेनिंजाइटिस एंड हेड ट्रॉमा, malnutrition, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेन इन्फेक्शंस लाइक मेनिंजाइटिस, इसकी वजह से बच्चा अफ़ेक्ट कर सकता है। हेड इंजरीज़, malnutrition, यानी अगर बच्चे को पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स ना प्रोवाइड किए गए हों या मदर ने अच्छी तरीके से डाइट ना ली हो, तो भी बच्चे को अफ़ेक्ट होगा। देन एक्सपोज़र टू टॉक्सिन, जैसे पहले भी हमने पढ़ा, अल्कोहल वगैरह या फिर रेडिएशंस वगैरह से अगर एक्सपोज़र ज़्यादा है, तो भी बच्चा अफ़ेक्ट होगा। नेक्स्ट इज़ रिस्क फैक्टर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। फर्स्ट पे जेनेटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स हैं, जिसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर 21 जो है, उसकी एक और कॉपी हो जाती है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे हमारे पास न्यूरो बायोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, जैसे कोई भी इन्फेक्शन वगैरह, ट्रॉमा वगैरह या फिर पॉइज़न्स वगैरह जो हैं वो बच्चे की न्यूरोकेमिस्ट्री को अफ़ेक्ट करते हैं। देन फ़ीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, यानी अगर पेरेंट्स में से कोई एक भी अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कॉज़ कर सकता है। लास्ट इज़ सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो 15 से 20% जो है वो अफ़ेक्ट करता है। जैसे रोल ऑफ़ पेरेंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पेरेंट्स या कोई भी केयर गिवर बच्चे की नीड्स को पूरा नहीं करता, उसको लव नहीं प्रोवाइड करता, उसको इग्नोर करता है, निग्लेक्ट करता है, अब्यूज़ करता है, तो उसकी वजह से भी बच्चा जो है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ लीड कर सकता है। तो ये था कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आराम से इस पे आ सकता है। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो तो अपना कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।